तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बोलते हैं डू या डज। डू या डज, ये देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, डू एक क्रिया भी है, डू एक मन वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है डू मीन्स करना, और ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है। तो ये सेंटेंस में कई बार ऐसा आएगा कि आपको समझने में कठिनाई होगी कि ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है या फिर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ। जब कभी भी कंफ्यूजन हो आपको कि हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं पालना। इसका बस एक ही नियम है कि हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब उसके बाद कोई वर्ब हो। अगर उसके बाद कोई वर्ब नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब है। जैसे अभी कुछ एग्जांपल में हम इसको समझ लेंगे। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में डू आया और डू के बाद कोई क्रिया नहीं है, तो इसका मतलब है कि डू मेन वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और इसको अगर डू के बाद नोट लगा हुआ है, उसके बाद कोई क्रिया है, तो इसका मतलब ये कि हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको अभी जब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे तो उसमें ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि वर्ब कहाँ है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, और दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी समझ में आपको आ जाएगी। बस इसको देखिए और समझिए। तो अभी ये याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज होता है। अगर किसी सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल, अब ये जब निगेटिव बनाते हैं, दो ऐसे टेंस है 12 टेंस में से, अंग्रेजी ग्रामर के जो 12 टेंस हैं उसमें से दो ही ऐसे टेंस हैं जिसमें जो सकारात्मक वाक्य होता है, अफर्मेटिव का जो फॉर्म होता है असर्टिव सेंटेंस का, उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। और बाकी जितने भी टेंस होते हैं, चाहे वो मतलब सेंटेंस का कोई भी फॉर्म हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब उसके साथ ही होता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दो ऐसे टेंस हैं जिसमें असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव में, यानी कि वो वाक्य अगर सकारात्मक हो, उसमें निगेटिव नहीं हो, तो उसमें वो इस्तेमाल नहीं होता है। और लेकिन जब वो निगेटिव फॉर्म होता है या इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। वो सब आप कंफ्यूज मत होइए, जब भी हम ये बताएंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा और बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है सिंपल प्रेजेंट, उसका हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। अब आज हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव देख रहे हैं तो इसका इस्तेमाल भी इसमें आएगा। अब देखिए इसको, निगेटिव में इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट तो वही होता है और ऑब्जेक्ट वही रहता है जहां रहता है। देखिए वर्ब बीच में ही होता है, और हेल्पिंग वर्ब जब इस्तेमाल होता है तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब के पहले आता है। सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब के पहले आता है। यही बात हम बता रहे थे कि डू हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन नहीं है। अगर मेन वर्ब के पहले अगर वो वर्ब दिया हुआ जिसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है, और नहीं है तो मेन वर्ब है। तो वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। और नोट, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो नोट हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है। हेल्पिंग वर्ब अब प्लस नोट, निगेटिव सेंटेंस में यह स्ट्रक्चर होता है अंग्रेजी का। तो सब्जेक्ट है, इसका हेल्पिंग वर्ब डू डज है, उसके बाद नोट है, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। पहले वाले पार्ट में जो हम सीखे थे कि असर्टिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव फॉर्म होता है उसमें V1 और V5 का इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव सेंटेंस में और का अफर्मेटिव फॉर्म, यानी जिसमें नोट नहीं लगा होता है, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो V5 का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट का यानी इसी टेंस का निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सिर्फ V1 का इस्तेमाल होता है, इसमें V5 का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें S या ES का इस्तेमाल भी नहीं होता है, S या ES नहीं लगता है। बात समझ में आ गई होगी कि इसमें सिर्फ V1 का इस्तेमाल होता है। जहां सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल हो गया वहां पे सिर्फ V1 का इस्तेमाल होता है। जहां पे सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल हो गया सिंपल प्रेजेंट में, वहां पे सिर्फ V1 का इस्तेमाल होता है, V5 का इस्तेमाल नहीं होता, यानी उस वर्ब में S या ES कहीं नहीं लगता है। अब एग्जांपल से इसको समझिए कि जैसे कि राम किताब नहीं पढ़ता, ये निगेटिव है। जब निगेटिव है तो डू और डज नोट लिखेंगे, डू या डज में से कोई एक होगा और नोट होगा। तो कहां पे डू और डज का इस्तेमाल करते हैं? जो पहले वाले में आपने सीखा कि जहां पे
V5 का इस्तेमाल करते हैं, यानी जहां सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहां पे डज का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला जो फॉर्म है आपने देखा होगा कि इसमें जो है ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाम है तो उसके साथ क्या करते हैं, V5 का इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पे V5 का इस्तेमाल आप करते थे वहां पे डज का इस्तेमाल करेंगे। डज सिंगुलर के साथ लगता है और बाकी से के साथ प्लूरल के साथ आई, यू, बी, दे के साथ प्लूरल फॉर्म लगता है और इसके साथ डू लगता है। मतलब जहां पे आप V1 इस्तेमाल करते थे वहां पे डू का इस्तेमाल कीजिएगा और जहां V5 का इस्तेमाल करते थे वहां डज लगेगा। हालांकि इसमें V5 का इस्तेमाल कहीं नहीं होगा, एस या ईएस का इस्तेमाल कहीं नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें राम के साथ हम क्या करते थे, V5 का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसमें V5 का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसमें डज का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, डज का इस्तेमाल। ऐसे भी यहां लिख दिए ही, सी, इट और नेम। तो नाम है, राम एक नाम है तो इसके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट राम, राम के बाद डज नोट। डज नोट ये अपने मन से देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस है वो निगेटिव है तो इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद डू या डज अपने मन से देंगे, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि डू आएगा कि डज आएगा। तो राम सिंगुलर है, इसके साथ डज का इस्तेमाल होगा। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको याद कर लीजिए कि ही, सी, इट और नेम के साथ डज का इस्तेमाल होता है। तो राम है तो राम के साथ डज लगेगा, डज नोज अपने मन से लिखेंगे और उसके बाद V1 लिखेंगे। ध्यान रखिए कि पहले राम के साथ रीड्स लिखते थे जब ये डू नोट या डज नोट नहीं होता था सेंटेंस में। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता था और इस मतलब सकारात्मक बात जिसमें नोट नहीं लिखा हो तो राम रीड्स लिखते थे। लेकिन जैसे ही डज आया तो उसमें एस या ईएस का इस्तेमाल ही नहीं होना है। इसमें जहां पे सेंटेंस में डू डज होगा वहां एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ V1 का इस्तेमाल होगा। तो राम डज नोट रीड ए बुक, ये सेंटेंस बन गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ध्यान नहीं रखना। स्ट्रक्चर तो इसका यही है निगेटिव का। इसी में इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले रख दो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। सिंपल कि ये जो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रख देने से सभी टेंस में, 12 टेंस में आप ये रूल याद रख लीजिए कि अगर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए। सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, नोट है, V1 है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको आगे रख देंगे, ये बन गया। तो अब यहाँ पे कि राम किताब नहीं पढ़ता है, अब ये इंट्रोगेटिव बनेगा तो क्या होगा, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, इसके आगे क्या जोड़ देंगे तो इंट्रोगेटिव बन गया। तो इसका जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे रख देना और सेंटेंस देखिए इस तरीके से बन जाएगा। डज राम, ये सिर्फ आगे आ गया, डज राम नोट रीड ए बुक, ये इंट्रोगेटिव बन गया। और अगर ये नोट नहीं होता सेंटेंस में तो इसका भी स्ट्रक्चर में यहां भी नोट नहीं लिखते, डज राम रीड ए बुक, क्या राम एक किताब पढ़ता। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव है यानी सकारात्मक वाक्य है और ये निगेटिव है, ठीक है। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, जब ऐसा रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं तो रहेगा तो कैसे बनाएंगे, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं ये आप पहले बना चुके हैं। तो इसको हम बनाएंगे द टीचर सब्जेक्ट टीचेज, क्योंकि शिक्षक जो है, द टीचर जो है वो सिंगुलर नंबर में है, एक व्यक्ति है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए इसका वर्ब सिंगुलर होगा और इसके वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ेंगे तब ताकि ये भी सिंगुलर बन जाए। क्योंकि अंग्रेजी में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, ये बता चुके हैं पहले। तो ये सिंगुलर है इसलिए इसके वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है, उसको एस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। तो द टीचर टीचेज, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे दिए इंग्लिश, मतलब शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। जब ये निगेटिव बनेगा तो इस स्ट्रक्चर पे बनेगा, इसको बनाएंगे द टीचर डज नोट, टीचर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। द टीचर डज नोट, ये अपने मन से देंगे, पूछना नहीं किससे, क्योंकि ये अंग्रेजी के स्ट्रक्चर में दिया हुआ इतना बात। डू या डज प्लस नोट,
अगर सेंटेंस निगेटिव है तो द टीचर डज नॉट टीच, यहां पर फिर टीच हो जाएगा, टीचेज नहीं होता। जिस सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल होता है वहां पे नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, सॉरी, जहां पे डू डज का प्रयोग होता है वहां पे V1 हमेशा V1 होता है, वहां पे V5 का इस्तेमाल नहीं करते। तो द टीचर डज नॉट टीच, यहाँ पे टीचर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि डज आ गया है। डू और डज होगा तो हमेशा V1 होता है अंग्रेजी में, इंग्लिश। द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव, ये निगेटिव सेंटेंस है और ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में दिक्कत नहीं है, निगेटिव में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आप इस बात को सभी टेंस के लिए समझ लीजिए, जो आगे आने वाले टेंस हम बताएंगे उसमें भी ये बात लागू होगी कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले असर्टिव बनाएंगे और उसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं उस सेंटेंस को में उसको हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना सब्जेक्ट से आगे। सब्जेक्ट से आगे हो जाने पे वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। देखिए ये सेंटेंस पहले से बना हुआ, क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यानी इस वाले का इंट्रोगेटिव है, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और उसका बनाया है द टीचर टीचेज इंग्लिश, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट के असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जैसे वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो आप यहां मान के चलिए कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाना। तो यह क्या शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसका बनाएंगे, ये डज को आगे कर देंगे सब्जेक्ट के पहले, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके आगे यहाँ पे डज लिख देंगे, डज। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखेंगे कि जब डज लिखेंगे तो यहाँ टीचर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल होता है उसमें हमेशा वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है, V1 का इस्तेमाल होता है, उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं, V5 का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे डज लिख दिए और उसके बाद जैसे है लिख दिए द टीचर डज द टीचर टीच, यहाँ पे टीच हो गया, टीचेज यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे टीच हो गया क्योंकि डज आ गया, इंग्लिश सेंटेंस बन गया। और अगर ये निगेटिव होता, द शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो ये वाला देखिए, इस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आगे करते, द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश, यहाँ पे पहले से डज लिखा हुआ है और इसलिए इसमें पहले से टीच है, तो इसमें तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, ये जो डज है यहाँ आगे लिख देंगे, DOES डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है और इसको आगे कर देने से ये इंट्रोगेटिव बन जाता है, ठीक है, डू या डज। तो इसमें डज पहले से लिखा हुआ, इसको आगे कर दिए, डज द टीचर नोट टीच इंग्लिश, नोट पहले से, तो नोट 4 वाक्य है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कमेंट में इसका अंग्रेजी का जो है अनुवाद करके बताइए और देखते हैं वो सही होता है कि नहीं होता है, और फिर इसकी चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। इसमें आप एक चीज और यह ध्यान रखिए कि ये जो अगले जो वीडियो हम लाएंगे जिसमें कि एग्जाम्पल्स होंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसमें और क्लियर ढंग से बताएंगे। इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर इसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो वो सबसे पहले लिखते हैं, वो सबसे पहले रखते हैं, आगे चर्चा करेंगे हम इसको। और इसको आप नोट कर लीजिए, क्या तुम पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो और क्या तुम नहीं पढ़ते हो, ये 4 कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए कि और उसके बाद जो अगला वीडियो हम लाएंगे उससे आप मैच कीजिएगा, हम इसका आंसर बताएंगे कि वो आपका सही हुआ या गलत।